नमस्कार बच्चों, हमने पिछले पाठ में देखा था संसाधन एवं विकास। भूगोल के प्रथम पाठ में पढ़ा था संसाधन क्या है, इनके बारे में जानकारी ली थी। अब इसी पाठ की अगली कड़ी में हम देखेंगे भू संसाधन, यानी भूमि को संसाधन के रूप में। पृथ्वी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। पृथ्वी हमें जो पृथ्वी ग्रह है बच्चों, ये बहुत ही बहुमूल्य ग्रह हमें मिला है जिस पर जीवन संभव है, और इसी पर भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि जिस पर सब कुछ होता है, मानव जो है पैदा होता है, अपने साधन जुटाता है। भूमि पर भी हम फैक्ट्रियाँ लगाते हैं, घर बनाते हैं, जीव जंतु रहते हैं, और जितने भी दूसरे संसाधन वो इसी भूमि पर पाए जाते हैं। तो भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की हम देखते हैं किस तरह रहते हैं। इस भू संसाधन के बारे में भारत के संदर्भ में हम व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि भूमि, भारत में भूमि का रूप कैसा है। यहाँ पर देखिए पर्वत, पठार और मैदान और द्वीप, ये भूमि पर हम देखने को मिलते हैं हमें। भारत में पर्वत जो है वो 30% जो एरिया है, अगर हम पूरे भारत की जोग्राफिकल या उसकी भू आकृति को हम एक ले जोग्राफिकल एरिया हम माने तो वह है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इतना अगर पूरा लैंड एरिया माने, इसमें जो जल सीमाएं हैं, जल की भूमि है, वो अलग मान लेते हैं, जो समुद्र का एरिया है। तो इसमें आप देखिए कि 30% जो है वो पर्वत है, और 27% पठार का भाग है, और 43% यानी 43% जो है वो मैदानी भाग है, जिसमें द्वीप भी आ जाते हैं। तो इस तरह ये हम इसको विभाजित करते हैं। अब इसमें भूभाग में कैसे कैसे आप देखें कि भूमि जो है उसका जो उपयोगिता है वो किस प्रकार से है, या उसको हम उपभोग कैसे कर रहे हैं। तो इसमें कुछ एरिया तो फॉरेस्ट में चले जाते हैं। फॉरेस्ट यानी जंगल, जंगल में भी जो घने जंगल हैं, जो प्राकृतिक जंगल है, उनको हम मानते हैं। इसके अलावा कुछ एरिया जो है, कुछ पोर्शन वो ऐसे जंगल, छोटे घास फूस झाड़ियाँ हैं जो जंगलों के रूप में नहीं आते, लेकिन फिर भी उसमें जो है भूमि वो कवर हो जाती है। उसके अलावा कुछ ऐसे बैरन लैंड है, बैरन एरिया या वेस्ट जो किसी काम के नहीं है, वेस्ट लैंड हम उन कहते हैं, ऐसी भूमि जो किसी काम की नहीं है, वो भाग आ जाता है। फिर उसके बाद जो है कुछ भाग जो है कल्टीवेशन के लिए आता है। कल्टीवेशन यानी कि खेती जहाँ पर की जाती है, लेकिन कुछ समय के लिए जाती। कई जगह तो 5-6 साल तक वो खेती नहीं की जा रही है और वो पड़े हुए हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि झूमिंग कल्टीवेशन में, या जो आदिवासी है वो थोड़े समय के लिए वहाँ पर एग्रीकल्चर करते हैं, कृषि करते हैं, और फिर उस भाग को छोड़ देते हैं। तो ऐसे पड़े हुए वेस्ट लैंड हम कहते हैं जो उपयोगिता में नहीं आते। इसके अलावा कई ऐसे होते हैं जो परमानेंट, जो स्थायी रूप से जो चारागाह हैं, चारागाह और पशुओं के लिए ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं, उस रूप में आ जाते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो नॉन एग्रीकल्चर, या जहाँ पर कृषि तो नहीं की जाती, लेकिन वो भाग आ जाते जहाँ पर बिल्डिंग्स या रोड्स, फैक्ट्रीज या किसी तरह के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया, वो भी ज़मीन पर ही है, तो वो उसमें कवर हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो कई सालों के लिए जो है एग्रीकल्चर नहीं किया जाता, और कईयों में कुछ 1 साल के लिए उसे छोड़ दिया जाता, परती भूमि ऐसे भाग हो जाते हैं। उसके बाद ऐसा एरिया आता है जहाँ पर कि परमानेंट जो है या स्थायी रूप से उसको हम कह सकते हैं नेट सोन एरिया, या जहाँ पर एग्रीकल्चर या कृषि की जाती, जहाँ से हमारा कृषि उत्पाद आता है। तो ये जो भूमि का यहाँ पर जो उपयोगिता वाली भूमि है उसका हमने प्रारूप आपको बताया। अब इसमें देखिए आगे कि जो भू उपयोग है उसको हम किस में, वन, कृषि, रहन सहन, ये हमने बता ही दिया। इसके बाद भारत में भू उपयोग के प्रारूप कैसे हैं, जो हम अपने अभी हमने देखा कि किस तरह जो है ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड जो हम मानते हैं वो किस में आ जाता है,
हरियाणा और पंजाब, या हम कह सकते हैं उत्तरी मैदान, उत्तर प्रदेश के जो मैदानी इलाके, वहाँ पर ज़्यादातर एग्रीकल्चर या उपयोगी वाला जो भूभाग है, कृषि के उपयोगी वाला भूभाग, वो उसमें शामिल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इन भूमि का जो भाग है, जिनको हम इस तरह वेस्टलैंड या ऐसे भाग जो कि यूज़ नहीं होते, इनको हम किस तरह कृषि में या जो है सिविलाइजेशन में, सभ्यता में उनको शामिल कर सकते, ताकि वो वेस्ट ना चले जाएं। इसके अलावा भी वेस्ट कैसे होता है लैंड, कि ये डिग्रेडेशन द्वारा, यानी कि मिट्टी का कटाव या भूमि का ह्रास या पर्यावरण प्रदूषण के कारण जो है इस जो संसाधन को नुकसान पहुंचता है। तो भूमि को हमें जो है उपयोग में लाना है, और इस संसाधन को पूर्णतः उपयोग करने से ही हमारा विकास संभव है, क्योंकि ये संसाधन जो है हमें फ्री गिफ्ट तो मिला है, लेकिन इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। इसी भूमि के ऊपर एक संसाधन है मृदा संसाधन, जो इस भूमि को जो है एग्रीकल्चर के लिए या चारागाह के लिए या जानवरों के लिए उपयोगी बनाता है, तो वो मृदा है। धरती के ऊपर पतली भूपर पट्टी पर जो पतली परत है, जो बहुत ही उपजाऊ और उपयोगी है पेड़ पौधों के उगने के लिए, उनको जीवन देने के लिए, वो है मृदा। मृदा क्या है? मृदा जो है मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। यह कैसे बनता है? यह पौधे के विकास से बनता है। यह पौधे के जो है विकास के लिए है। और यह बनता कैसे है? ये देखिए, हमने जैसे बताया कि ये नवीकरणीय है। नवीकरणीय होने की का मतलब है कि ये बार बार बन सकता है। तो ऊपरी परत जो है वो मृदा बनने की जो प्रक्रिया है, उसमें उच्चावच जनक शैल, जनक यानी जहाँ से उसका बनना, जो उसके रूट कॉज है, जहाँ से वो बनता है कि किस पत्थर से, किस पत्थर के टूटने से, किस रासायनिक क्रिया से या किस शैल से वो बना है, तो उसके टूटने से वो बनता है। तो वो जनक शैल और जलवायु, जल और वायु जिसे हम कह सकते हैं, और वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ, यानी कि जो जिंदा, जैसे मैंने कहा कि पौधों के जो है ह्रास से ये बनता है, और इनके अन्य जो भी जैव पदार्थ है, उनके ज़मीन में काफ़ी हजारों मिलियन सालों के से जब उसमें जो है परिवर्तन आता है, मेटामॉर्फिज्म जो क्रिया है, उसके द्वारा ये बनता है। और हजारों लाखों सालों के बाद जो है ये अपना रूप परिवर्तन करके, सड़ गल के वो मृदा का रूप ले लेते हैं, और इस तरह मृदा का जो है जन्म होता है। अब हम यहाँ मृदा क्या उसके रूप हैं, किस किस रूप में पाई जाती है, तो मृदा को हम वर्गीकृत करते हैं। मृदा जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप परिवर्तित करके मृदा बनती है। जनक, जैसे मैंने बताया कि ये जो कारण हैं, किन कारण किस प्रक्रिया से बनती है, जैसे उच्चावच, जलवायु, इन सब का असर होता है, और उससे फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग जलवायु होती है, अलग अलग उच्चावच, अलग अलग शैल होते हैं, तो उनके रूप बदलने से जो है मृदा बनती है। तो मृदा का वर्गीकरण हम करते हैं कि अलग अलग तरह की मृदा अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है। तो भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है सबसे पहला जो यहाँ पर हम उसका वर्गीकरण करेंगे वो है जलोढ़ मृदा, यानी कि एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियाँ, और इसके अलावा जो भी नदी क्षेत्र है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के आसपास जो है जलोढ़ जो मृदा है, वो जल के द्वारा लाए गए अवसाद के जमा करने से किनारों पर बारीक अवसाद जमा हो जाते हैं, और ये जो है मृदा का निर्माण करते हैं। इसमें आपके दो तरह की मृदा हो जाती है, खादर और बांगर। खादर और बांगर, बांगर जो है वो पुरानी मृदा और खादर नई मृदा कहलाती, नई जो मिट्टी बनती है वो। इसके बाद अगला वर्गीकरण हम देखेंगे
ब्लैक सॉइल यानी कि काली मृदा, इसे हम रेगर सॉइल भी कहते हैं। रेगर सॉइल ये जो है कपास के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। कपास और मूंगफली का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र यानी कि दक्कन के जो पठार है उस एरिया में, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस एरिया में ये पाई जाती है। और ये बहुत एक बारीक तरह की मृदा होती है। इसके बाद हम देखते हैं रेड और येलो सॉइल। रेड और येलो सॉइल यानी कि ये लाल व पीली मृदा कहलाती है। ये कम बारिश के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये दक्कन के पठार, छत्तीसगढ़, गंगा के निचले जो एरिए हैं वहाँ पर और पश्चिमी घाट पर ये पाई जाती है। और इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होने की यानी कि लोह अयस्क की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये परिवर्तित शैलों द्वारा बनती है, तो इसलिए ये लाल मृदा कहलाती है। इसके बाद आती है लैटराइट मृदा। लैटराइट मृदा जो है वो अधिक तापमान के होने की वजह से और ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में, यानी कि आप देखोगे पूर्वांचल, हिमालय के क्षेत्र जो है या असम, मेघालय, इन क्षेत्रों में ये मृदा पाई जाती हैं। और ज़्यादा बारिश की वजह से इसके लवण जो है वो बह जाते हैं। तो यहाँ अगर हम फर्टिलाइज़र्स यूज़ करें, खाद यूज़ करें तो अच्छा, इसमें ये कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इन एरिया में ये पाई जाती है। और ये चाय और कॉफ़ी की कल्टीवेशन और जो यहाँ पर काजू, इनके खेती की जाती है इस मृदा में। इसके बाद आती है मरुस्थलीय या एरिड सॉइल, हम कह सकते हैं मरुस्थलीय मृदा। ये अधिक तापमान और कम बारिश वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो राजस्थान और कच्छ के इलाके, तो इन एरियाज़ में ये पाई जाती है। अगर अच्छा पानी का अच्छा जो है सिंचाई का स्रोत हो तो इन पर भी खेती की जा सकती है। इस तरह आपने देखा कि विभिन्न इसके अलावा एक और मृदा है पर्वतीय मृदा। ये पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालय के ढलानों पर पाई जाती है और हिमालय से जो है कई अधिक तापमान या केमिकल रासायनिक क्रिया द्वारा या कटाव के, नदियों द्वारा कटाव के द्वारा ये जो पत्थर टूटते हैं उनके जमने से वहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। तो मृदा के बारे में हमने देखा, लेकिन इसके साथ साथ हमें मृदा का जो अपरदन हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है, उसका भी संरक्षण करना हमें बहुत ज़रूरी है। और ये संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? तो मृदा का संरक्षण जो है, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया जो है उसको हम अपरदन कहते हैं। अपरदन यानी कटाव, कटना। अत्यधिक बारिश या नदियों द्वारा या बाढ़ द्वारा जो है मृदा का अपरदन होता है। और इस मृदा के बनने को, अपरदन की क्रियाएं जो है दोनों साथ साथ चलती, बनती भी रहती हैं और अपरदन भी होता रहता है। तो मानवीय क्रियाएं जो है उनके द्वारा, जैसे अति पशुचारण को रोकना, वनों को लगाना और जो है खनन को रोकना, और इसके अलावा भूमि का प्रबंधन, चारागाहों का प्रबंधन करना, इस तरह की और कुछ ऐसी तकनीकें कृषि के लिए कि हमें कुछ ऐसी तकनीकें अपनाकर जो है मिट्टी के कटाव को हम रोक सकते हैं। इसके अलावा औद्योगिक जल को, जो दूषित जल है उसको भी जो नदियों या इस तरह मिट्टी के ऐसे क्षेत्रों में ना डालें, तो ये औद्योगिक जल भी जो है मिट्टी की उर्वरता को समाप्त करता है। इन उपायों से हम मृदा का अपरदन रोक सकते हैं। धन्यवाद।